रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 120 ड्रोन फायर किए हैं। यूक्रेन के हमले से बेलगोरोद में जलजला आ गया है। यूक्रेन के हमले से कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं। तो 36 घंटे के भीतर यूक्रेन ने युद्ध की बाजी पलट दी है। 25-26 दिसंबर को रूस ने यूक्रेन पर हमले किए और अब यूक्रेन ने नेटो हथियारों से रूस का दहन शुरू कर दिया है। यूक्रेन के हमले में रूस के 17 हाई रैंक अधिकारी मारे गए। एयरबेस पर धमाके हुए हैं। एक युद्धपोत को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है और क्रोधित पुतिन ने यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों से प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के मित्र देशों के खिलाफ ऑरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। क्रिसमस के दिन यूक्रेन के 13 शहरों को रूसी मिसाइल और ड्रोन ने जमींदोज कर दिया। इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रतिशोध का बारूदी अंधड़ शुरू कर दिया और इन अंधड़ में रूस के सैन्य और सामरिक ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेन ने लागोव में हाइमार्स रॉकेट से हमले किए और रूसी मरीन कमांडोज का एक बेस तबाह कर दिया। इसके साथ ही रूस के बाल्टीमोर एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। यहां रूस के परमाणु बॉम्बर और फाइटर जेट तैनात थे। इसके साथ ही रोस्टोव में एक मिसाइल प्रोपेलेंट फैक्ट्री पर हमले करके मिसाइल कंपोनेंट प्रोडक्शन सेंटर की वर्कशॉप को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन ने ये हमले ब्रिटिश सेना की मदद से किए। दरअसल बीते हफ्ते ब्रिटिश सेना की मिसाइल और ड्रोन विशेषज्ञ यूक्रेन पहुंचे थे। इनको यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग के नाम पर यूक्रेन भेजा गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने ब्रिटिश विशेषज्ञों की मदद से रूस पर हमले किए। हमलों के पैटर्न कोऑर्डिनेटेड अटैक के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने एक साथ रूस के कई अहम ठिकानों पर बारूदी वर्षा की है। यूक्रेन का पहला टारगेट बना है रूस का कुर्स्क इलाका। कुर्स्क की जंग में तैनात यूक्रेन के हाइमार्स सिस्टम से गाइडेड रॉकेट दागे गए और इस हमले में रूसी सेना को भीषण नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने रूस की 810वीं एलीट मरीन कमांडो पोस्ट पर हमला किया। इस हमले में मरीन कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल सलीम पाश्तोव की मौत हो गई। इसके अलावा मोटराइज्ड राइफल बटालियन के कमांडर कैप्टन नागोर्नी दिमित्री ओलेगोविच भी मारे गए। 135वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड के इंटेलिजेंस डिप्टी चीफ कैप्टन क्रोक मालोव ग्रिगोरी भी हमले में मारे गए। एंटी एयरक्राफ्ट फोर्स के कैप्टन फोमिन यूरी विक्टोरोविच भी मारे गए। हमले में कुल 17 मरीन कमांडो मारे गए। ये सभी मरीन कोर के सीनियर अफसर थे। इसके अलावा यूक्रेन ने कई जगहों पर ड्रोन हमले किए। ये यूक्रेन के ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं, जिसे एक रूसी नागरिक गिराने की कोशिश कर रहा, लेकिन
नाकाम रहता है। इसी तरह के एक ड्रोन हमले में रूस के एक एयरफील्ड को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश में एयरफील्ड पर हमले किए। वोरोनिश के बाल्टीमोर एयरफील्ड पर कई ड्रोन हमले किए गए। रूसी डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन गिराने का दावा किया है। वोरोनिश बेस के करीब कई ड्रोन का मलबा गिरने से रिहायशी इलाकों में नुकसान की रिपोर्ट। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के हमले में बाल्टीमोर बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। रूसी वायुसेना तो नुकसान से बच गई, लेकिन रूसी नेवी को एक बार फिर क्रीमिया में यूक्रेन ने बड़ा जख्म पहुंचाया है। तो यूक्रेन ने क्रीमिया में हमला करके रूस का एक जहाज खाक कर दिया। रूसी जहाज पर UAV यानी उड़ने वाले अनमैन्ड ड्रोन से हमला किया गया। जिस वक्त हमला हुआ, यह जहाज क्रीमिया के क्रोनोमोर्स्क इलाके में गश्त लगा रहा था। यूक्रेन के ड्रोन हमले से जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। जहाज की वाटर लाइन के ऊपर बड़ा छेद हो गया और आग लग गई। 2010 में यह जहाज यूक्रेन ने अपने क्रीमिया बेस के लिए बनाया था। 2014 में जंग छेड़कर रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया की जंग में रूस ने यूक्रेन का फेदोर ओरोपिन जहाज सीज कर लिया था, जिसे यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिया। समंदर, एयरबेस और कमांड पोस्ट के साथ साथ यूक्रेन ने रूस की मिसाइल प्रोडक्शन लाइन पर भी हमले किए हैं। इस हमले में रोस्टोव के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोपेलेंट प्लांट को टारगेट बनाया गया। यूक्रेन ने रूसी जमीन पर युद्ध को शिफ्ट करने की कोशिश तेज कर दी। तो रूस ने भी यूक्रेनी जमीन पर नियंत्रण करने की रफ्तार बढ़ा दी है। यूक्रेन के कोराखोव में रूसी सेना ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। डोनेस्क प्रांत में कोराखोव पोक्रोवस्क क्षेत्र का एक शहर है। कोराखोव में इस वक्त रूसी आर्टिलरी यूक्रेनी पोस्ट पर हमले कर रही है। कोराखोव की जंग के लिए रूसी सेना को नए हथियारों की सप्लाई हो रही है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड के हमले नाकाम करने के लिए स्पेशल हथियार फ्रंट लाइन पर भेज दिए गए। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन वेपन बगी तैयार किया। 4 व्हीलर माउंटेड इस हथियार में कई बैरल एक साथ जोड़कर बनाया गया है। इस हथियार के मल्टी बैरल सिस्टम ड्रोन पर एक साथ 12 गेज के कारतूस फायर करते हैं। रूस ने यूक्रेनी जमीन पर हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। इसके साथ ही यूक्रेन के मददगारों पर हमले का ऐलान भी कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस जरूरत पड़ने पर ऑरिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल के लिए तैयार है। छब्बीस 27 दिसंबर को रूसी जमीन पर किए गए हमले ब्रिटेन की मदद से किए गए हैं। आशंका है कि रूस ब्रिटिश सैन्य ठिकानों या ब्रिटेन पर कभी भी ऑरिस्टिक मिसाइल से हमले कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आज रात यमन में हमले की आशंका है। इजराइल फिर कर सकता है बमबारी। इजराइल ने कई एयरबेस एक्टिव किए हैं। आज रात यमन में हमला कर सकता है इजराइल। कई एयरबेस उसने एक्टिव कर दिए हैं। तेल अवीव में हमले का बदला ले सकता है इजराइल।
तो अरब में एक नए युद्ध का आरंभ हो गया है। यह युद्ध इजराइल ने ही शुरू किया है। इस बार इजराइल ने हूती के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया है। इजराइल ने यमन में 100 फाइटर जेट भेजकर हूती पर जबरदस्त मिसाइल वर्षा की है। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा कर दी है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूती की समाप्ति के लिए सैन्य अभियान शुरू हो गया है। इजराइल के हमले के बाद हूती ने भी तेल अवीव में फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला किया। माना जा रहा है कि आज रात इजराइल यमन में फिर भीषण बमबारी कर सकता है। गाजा, लेबनान और सीरिया के बाद अब यमन में विनाश की आग भड़क गई है। हूती के साथ साथ ईरानी प्रॉक्सी की समाप्ति के बाद नेतन्याहू का ईरान ऑपरेशन शुरू हो सकता है। यमन की राजधानी सना जल रही है। हुदैदा भी बारूदी अग्नि में भस्म हो रहा है। इजराइल के विध्वंसक हवाई हमलों में हूती के ठिकाने, एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर स्टेशन और पावर प्लांट तबाह हो गए। यमन में यह जलजला तब आया जब इजराइल ने हूती के खिलाफ नई और बड़ी जंग छेड़ दी। यमन की धरती पर भड़की विनाश की ये बड़ी आग नेतन्याहू और उनकी सेना के अरब अभियान का परिणाम है। नेतन्याहू सेना ने पहले हमास और फिर हिजबुल्लाह को शक्तिहीन किया और अब इजराइल ने ईरान के तीसरे बड़े प्रॉक्सी यानी हूती का अस्तित्व मिटाने के लिए हवाई ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हूती के वजूद पर अब तक का सबसे बड़ा संकट तब मंडराने लगा जब यमन पर इजराइल के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने जबरदस्त हवाई हमले किए। आईडीएफ के मुताबिक उसने यमन में 100 लड़ाकू विमानों से बमबारी की। कुछ ही देर में दर्जनों मिसाइलें फायर की गई। एक साथ हूती से जुड़े कई टारगेट खत्म हो गए। इजराइल ने यमन में यह हमला तब किया जब हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती तकरीर देकर इजराइल को मिटाने की धमकी दे रहा था। यमन की राजधानी सना में इजराइल ने 13 मिसाइलें फायर की। हूती से जुड़े ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल ने हुदैदा पोर्ट पर भी जबरदस्त बमबारी की। पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने सालिफ और रास कनाते पोर्ट पर भी भयंकर तबाही मचाई है। इजराइल के हमले में खजीज पावर प्लांट तबाह हो गया। हमले में हूती के 2 पावर स्टेशन भी तहस नहस हो गए। इजराइल ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइलें गिराई। हमले के बाद एयरपोर्ट पर भी आग लग गई। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल जिस वक्त बमबारी कर रहा था उस वक्त वहां WHO चीफ भी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में WHO चीफ बाल बाल बचे। यमन में जबरदस्त बमबारी के बाद माना जा रहा है कि नेतन्याहू सेना ने अब हूती को खत्म करने का अभियान शुरू कर दिया है।
तो दरअसल ईरान और उसके प्रॉक्सी को खत्म करने के लिए इजराइल 5 चरणों में अरब अभियान चला रहा है। पहले चरण के तहत गाजा में हमास को शक्तिहीन किया गया। दूसरे चरण के तहत इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को करीब करीब खत्म कर दिया। तीसरे चरण के तहत सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया गया है। चौथे चरण में अब यमन में बमबारी शुरू हो गई है। यह हमला हुती को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। इजराइल हुती को ट्रंप शासन के शुरू होने से पहले ही कमजोर कर देना चाहता है। ट्रंप के आने के बाद इजराइल के अरब अभियान का 5वां चरण शुरू होगा। इसके तहत ईरान को सबक सिखाने का प्लान है। यमन में इजराइल ने जो हमला किया है वो शुरुआत भर है। इजरायली एयरफोर्स यमन में इससे भी बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने वाली है। इजरायली सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इजराइल हूती की पूरी लीडरशिप को खत्म करना चाहती है। नेतन्याहू सेना के टारगेट पर हूती चीफ अब्दुल मलिक और दूसरे बड़े नेता हैं। यमन में बड़े हमले का संकेत खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है। यमन में हमले के वक्त नेतन्याहू इजरायली एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में ही मौजूद थे। हूती के खिलाफ एयर स्ट्राइक के बाद नेतन्याहू ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। इजरायली एयरफोर्स ने हूती के ठिकानों को तबाह किया तो हूती बुरी तरह बौखला गया। हूती ने इस बार तेल अवीव समेत मध्य इजराइल के शहरों को टारगेट किया। हूती ने तेल अवीव की तरफ 3 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। हूती ने फिलिस्तीन 2 मिसाइलों से हमला किया। हूती के टारगेट पर इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट था। इजरायली एयर डिफेंस ने 2 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन एक मिसाइल एयरपोर्ट के पास विस्फोट करने में कामयाब रही। हूती के इस हमले के बाद एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, वहां आपातकाल लग गया। एयरपोर्ट के पास हुए विस्फोट की वजह से इजराइल के 18 नागरिक घायल हुए हैं। हूती के इस हमले से इजराइल का क्रोध और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इस बार इजराइल यमन में ऑल राउंड अटैक कर सकता है। यह पहली बार है जब इजराइल ने यमन में इतनी खतरनाक और खौफनाक बमबारी की है। नेतन्याहू ने कहा है कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है। नेतन्याहू के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि इजरायली सेना हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूती को भी खत्म करने की तैयारी कर चुकी है। यह भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की ताजपोशी से पहले ही ईरान के प्रॉक्सी को खत्म करने का प्लान है। अमेरिका में ट्रंप शासन शुरू होगा तो ईरान का नंबर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन के ज़पोरिजिया में बड़ा हमला हुआ है। रूस की टैंक ब्रिगेड ने धावा बोल दिया है। ज़पोरिजिया में बड़ा हमला, रूस की टैंक ब्रिगेड ने धावा बोल दिया। यूक्रेनी ठिकाने पर बारूदी वज्रपात किया है रूस की टैंक ब्रिगेड ने। तो रूस ने युद्ध छेड़कर यूक्रेन को नेटो सदस्य बनने से रोक दिया। अब नेटो की सेना यूक्रेन की जमीन पर रहकर रूस को चुनौती नहीं दे रही, लेकिन नेटो के पास विकल्प की कमी नहीं है। यूक्रेन में जंग के ऐलान के बाद नेटो ने फिनलैंड को चुना और फिनलैंड में अब नेटो सेना का बहुत बड़ा ठिकाना बनने वाला है। यही वजह है कि रूस अब अपनी सीमा के करीब एक ऐसी मजबूत दीवार तैयार करना चाहता है जिससे नेटो सेना कभी रूस के करीब तक ना पहुंच सके। इसलिए माना जा रहा है कि रूस का अगला टारगेट फिनलैंड और एस्टोनिया जैसे देश हो सकते हैं। यूक्रेन की जमीन से भी बड़े धमाके, अनगिनत फाइटर जेट और आसमान से जमीन को दहलाने वाली मिसाइलें। रूस की तैयारियों से ऐसी तस्वीरों की कल्पना की जाती है क्योंकि पुतिन का अगला प्लान एक ऐसे घमासान की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें रूस का मुकाबला नेटो से होगा।
यूरोप में रूस का प्रहार एक ऐसे मकसद से होगा जो नेटो और रूस के बीच एक दीवार बना सकेगा। नेटो देश जिस आशंका में हथियार जमा कर रहे हैं, सेना पर खर्च बढ़ा रहे हैं, उस आशंका को पुख्ता करने वाली 3 खबरें आई हैं। पहली ये कि रूस बेलारूस में 10 ऑरिस्टिक मिसाइल भेजने जा रहा है। पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से जल्द मिलने वाले हैं। 2025 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। बेलारूस में ऑरिस्टिक की तैनाती के क्या मायने हैं, इससे यूरोप और नेटो के तमाम सदस्य बखूबी समझ रहे हैं। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के कार्यकाल की तारीख करीब आ रही है और पुतिन भी ट्रंप काल में अपने नए प्लान को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन छोटे छोटे देशों से युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। रूस की सीमा से लगे पूर्वी यूरोप के देशों से जंग की शुरुआत होगी। रूस की सेना ने अपनी सीमा के करीब से ही नेटो को चुनौती देने का फैसला किया है। रूस ने यूक्रेन में हमला इसलिए किया ताकि अमेरिका रूस की सीमा के बिल्कुल करीब तक ना पहुंच सके। अब ऐसे ही हालात फिनलैंड के हैं। फिनलैंड रूस का पहला टारगेट हो सकता है क्योंकि ईयू फिनलैंड में नया बेस बनाने का ऐलान कर चुका है। फिनलैंड में न्यूक्लियर हमले से मुकाबले के उपकरण का भंडार रहेगा। जैविक हथियारों से मुकाबले का भी गोदाम फिनलैंड में होगा। फिनलैंड में अमेरिका सैन्य अड्डों के साथ साथ सीक्रेट परमाणु हथियार ठिकाने भी बनाने की तैयारी कर रहा है। फिनलैंड की भौगोलिक स्थिति देखकर यह समझा जा सकता है कि रूस के लिए यह बड़ा खतरा क्यों है, और अगर ऐसा हुआ तो रूस भयंकर पलटवार करेगा। रूस की सीमाएं यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड से मिलती हैं। यानी फिनलैंड और रूस के बीच कोई बफर जोन नहीं है, सीधे सीधे रूस का पड़ोसी देश है। फिनलैंड की सीमाओं पर नेटो के सैन्य ठिकाने बनने पर वैसी स्थिति होगी जैसी यूक्रेन में होने वाली थी। रूस के फिनलैंड अभियान की शुरुआत भी शायद हो चुकी है क्योंकि फिनलैंड की खाड़ी में एक जहाज को पकड़ा गया है। यह दूसरे देशों की कंपनी की आड़ में चलने वाला रूसी टैंकर बताया जा रहा है। पूरी घटना आपको बताते हैं। तो रूस और फिनलैंड के बीच तनाव बढ़ने की नई वजह है एक जहाज। इसका नाम है ईगल एस। फिनलैंड की खाड़ी में समुद्र के भीतर से एक तार गई है जिसका नाम ईस्ट लिंक 2 है। इससे फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच बिजली की सप्लाई होती है। फिनलैंड का दावा है कि फिनलैंड की खाड़ी में इस जहाज ने अचानक अपनी रफ्तार कम कर ली। उस वक्त ये ईस्ट लिंक 2 केबल के ऊपर था। कुछ ही देर में ईस्ट लिंक 2 केबल टूट गया। फिनलैंड में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। फिनलैंड को अंदेशा है कि जहाज से केबल को काटा गया है। फिनलैंड की नेवी ने ईगल एस को पकड़ लिया है। शुरुआती जांच में रूस का जहाज होने का शक है। हालांकि जहाज को दूसरे देश की कंपनी के नाम से चलाया जा रहा था। शिप चलाने वाली कंपनी का रूस से करीबी रिश्ता रहा है। फिनलैंड ने जहाज तो पकड़ लिया, लेकिन सवाल है कि क्या रूस चुप रहेगा? क्या रूस इसी बहाने फिनलैंड को नुकसान पहुंचाने का पहला चरण शुरू कर देगा? खतरा एस्टोनिया को लेकर भी है। एस्टोनिया के नार्वा शहर में रूस की दखल बढ़ रही है। यहां रूस सैटेलाइट से नेविगेशन को जाम कर देता है। कई बार रूसी ड्रोन इस इलाके में घुस जाते हैं। रूसी सैनिक भी कई बार बॉर्डर पार कर जाते हैं। हालांकि बाल्टिक देशों ने भी रूस की मंशा को पहले ही भांप लिया था।
और रूस से सुरक्षित करने का मिशन भी जारी है। सबसे ज्यादा खतरा पूर्वी यूरोप के उन देशों को है जिनकी सीमा रूस और बेलारूस से लगती है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में सबसे पहले रूस का प्रहार हो सकता है। एस्टोनिया अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने में जुटा है। यहां बॉर्डर पर टैंकों को रोकने के लिए ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं, कटीले तारों की फेंसिंग की गई है और नहर की तरह लंबे गड्ढे बना दिए गए हैं। लातविया ने भी अपनी सीमा पर वॉच टावर बनाए हैं, जिसके जरिए रूसी फौज पर नजर रखी जा रही है। यहाँ फेंसिंग में बिजली के करंट का फ्लो कराया जा रहा है। टैंक और सैन्य वाहनों को रोकने के लिए टी शेप की सुरंगें बनाई गई हैं। बेलारूस से हमले का खतरा है, इसलिए लिथुआनिया के बॉर्डर पर अब कैमरों से नजर रखी जा रही है। सैनिकों की भारी तैनाती है और बारूदी सुरंग बिछाई गई है। फिलहाल बाल्टिक क्षेत्र में नेटो भी अपनी मजबूती बढ़ा रहा है, क्योंकि यहां सबसे बड़ी चुनौती कैलिनिनग्राद है। रूस ने कैलिनिनग्राद में नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय बनाया हुआ है। रूस के लिए कैलिनिनग्राद एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। रूस इस जगह से बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक सकता है। अगर नेटो के साथ भविष्य में कोई युद्ध होता है तो कैलिनिनग्राद रूस के अभियानों के लिए एक अहम लॉन्च पैड होगा। इसलिए रूस की सेना कैलिनिनग्राद में अपनी सैन्य शक्ति को काफी तेजी से बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और पोक्रोवर्स्क में रूसी सेना का हमले में यूक्रेन के 2 ठिकाने तबाह हो गए। हमले में यूक्रेन के 11 सैनिक मारे गए। पोक्रोवर्स्क में रूसी सेना ने हमला किया है, जिसमें यूक्रेन के 2 ठिकाने तबाह हो गए और 11 सैनिक मारे गए। तो नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल का प्लान एक्टिव हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन। हालांकि इजराइल लगातार प्रॉक्सी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन यह जंग तब तक आईडीएफ नहीं जीत सकती जब तक ईरान का वजूद या उसके पास ताकत है। इसलिए ईरान हमेशा से इजराइल के टारगेट पर रहा है, लेकिन ईरान के खिलाफ कार्रवाई कभी आसान नहीं थी। वजह था वो कॉरिडोर जिससे इजराइल को भारी नुकसान की आशंका थी। लेकिन अब इजराइल जंग के लिए तैयार है। तो क्या यह इजराइल ने वॉर कॉरिडोर बना लिया है? देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही के बादल और ज्यादा गहराने लगे हैं। ये इजराइल की तैयारी है और टारगेट है ईरान। ऑपरेशन तेहरान, टकराएंगे इजराइल ईरान। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन इन 2 परंपरागत दुश्मनों के बीच सीरिया और इराक ना होते तो दोनों देशों के बीच सीधी जंग जमीनी सीमा पर ही छिड़ जाती, जिसमें मिसाइल और रॉकेट्स की भूमिका सबसे अहम होती है। इनमें सीरिया एक ऐसा केंद्र है जिसकी भौगोलिक स्थिति ने ही इस जंग को रोक रखा था। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। यह बदलाव है सीरिया से असद के शासन का पतन, जिनके सीरिया छोड़ते ही इजरायली सेना अपने उत्तर पूर्वी हिस्से पर एक्टिवेट हुई और सीरिया की दिशा में आगे बढ़ी। यह दिशा है गोलन हाइट्स, जिसके असैन्यकृत क्षेत्र में इजरायली सेना ने आगे बढ़कर युद्ध तबाही मचाई और इजरायली सेना के इसी कार्रवाई ने नेतन्याहू के मंसूबों का खुलासा कर दिया। अब इजरायली सेना इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उनसे दमिश्क की दूरी महज 30 किलोमीटर ही बची है।
और ये कामयाबी उन्हें मिली है जेट्स और दूसरे हथियारों से, जिसके प्रमाण वो हमले हैं जिससे सीरिया दहला है। इसमें दमिश्क के साथ वो प्रमुख एयरबेस शामिल थे जिससे ईरान को लेबनान तक सप्लाई में मदद मिल रही थी। इनमें तारतुस एयरबेस पर हुआ हमला अब भी रहस्य बना हुआ है, जहां भूकंप का झटका महसूस किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल का टारगेट अगर ईरान है तो सीरिया से असद शासन के पतन के बाद ईरान पर डायरेक्ट हमले क्यों नहीं हुए? इस प्रश्न का उत्तर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इजराइल के इरादों का खुलासा जान लीजिए जो मोसाद के चीफ ने किया है। डेविड बर्निया के मुताबिक अब ईरान के खिलाफ आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ हूथियों पर हमला करते हैं तो यह तय नहीं है कि हम उन्हें रोक पाएंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि असद शासन के पतन के बाद सीरिया में तेजी से बढ़ते इजरायली सेना के कदम का मकसद ईरान है। लेकिन समस्या क्या है? इजरायली फोर्स ईरान को टारगेट करने के लिए आगे बढ़ तो रही है, लेकिन उसके सामने डिफेंस सिस्टम संकट बन गए। यानी ईरान पर हमला करने की इजरायली सेना की पहली प्राथमिकता एक कॉरिडोर बनाना है। यही वजह है कि सीरिया पर इजरायली एयरफोर्स लगातार बड़े और घातक हमले कर रही है, ताकि सीरिया में एक्टिव डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर ईरान की राह आसान हो जाए। समस्या है कॉरिडोर, जिसके लिए इजराइल ने हमले करके सीरिया को दहला दिया। इजरायली एयरफोर्स ने उन क्षेत्रों को निशाना बनाया जहां खतरा मंडरा रहा था, जिसमें अलेप्पो, कमिशली, लताकिया, कुनेत्रा, हमा और होम्स क्षेत्र शामिल हैं। इस कार्रवाई में इजरायली एयरफोर्स ने असद सरकार समर्थित 80% सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। यानी एयर डिफेंस के खतरे से इजरायली हवाई लड़ाकों को 80% मुक्ति मिल गई और इजरायल के इरादे मजबूत हो गए। अब इजरायली एयरफोर्स को एक ऐसा खाली कॉरिडोर मिल गया है जहां से सीधे ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है, जिसमें अमेरिका की अनुमति भी जरूरी नहीं है। हालांकि इजरायली सेना पहले भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या थी इजरायली फाइटर जेट्स की क्षमता, जो ईरान तक तो जा सकते थे, लेकिन उनकी वापसी सीरिया के सिर्फ उस क्षेत्र तक हो सकती थी जहां कुर्द लड़ाके मौजूद थे। लेकिन तब इसी क्षेत्र में सीरिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, जिनमें रूस के SA-17, SA-22, SA-8, SA-6 और SA-5 शामिल थे, जो असद सरकार से ज्यादा ईरान की सुरक्षा कर रहे थे। हालांकि इजरायल को मिले स्टेल्थ फाइटर जेट्स इन सिस्टम से ज्यादा क्षमतावान हैं, जिनका इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन दिक्कत इनमें नहीं बल्कि इजरायल के टैंकर एयरक्राफ्ट के लिए थी, जिन्हें पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए सीरिया में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह के विमान के लिए बेहद घातक साबित होते और इजरायल का मिशन अधूरा रह गया। दरअसल इजरायल के F-35 की रेंज भी 2100 किलोमीटर है, लेकिन तेहरान तक पहुंचने और वहां से लौटने की दूरी 3000 किलोमीटर थी और सीरिया में रिफ्यूलिंग संभव नहीं थी। इसलिए इजरायल ने अपने मंसूबों को अपने तक सीमित रखा। हालांकि इसके लिए एक विकल्प एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी था, लेकिन इससे फाइटर प्लेन की क्षमता पर असर पड़ सकता था। यानी F-35 में एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जोड़ा जाता तो इससे उसकी क्षमता सिर्फ 2700 किलोमीटर तक हो सकती थी, लेकिन ऑपरेशन के लिए 3000 किलोमीटर की क्षमता न्यूनतम थी। पर अब जबकि इजरायल ने सीरिया के 80% डिफेंस को तबाह कर दिया है और ये मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है, तो संभव है कि इजरायली F-35 को खतरा ना हो। इसलिए ईरान पर हमले में देरी भी ना हो, वो भी अपने रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ। क्योंकि इजरायली टैंकर एयरक्राफ्ट अब उस क्षेत्र में रह सकते हैं जहां अमेरिका से मदद लेने वाले लड़ाकों का कब्जा है। वहीं इजरायली फाइटर जेट्स इजरायली सीरियन कॉरिडोर से उड़ान भरकर ईरान तक जा सकते हैं,
और ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को तबाह करके वापसी भी कर सकते हैं। ऑपरेशन को अंजाम देकर ये जेट्स टैंकर एयरक्राफ्ट की तैनाती वाले क्षेत्र में पहुंचकर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं और आसानी से कॉरिडोर वाले एयर स्पेस से इजराइल पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल ईरान की प्रतिक्रिया का है, जिसके लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके लिए भी आईडीएफ ने इंतजाम कर लिए हैं। इजरायली फोर्स ने 2814 मीटर ऊंचे माउंट हरमन पर कब्जा कर लिया है। इसी माउंट पर रेडार लगाकर दुश्मनों पर नजर रखी जा रही है। इजराइल का रेडार लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, यानी ईरान के लिए हिजबुल्लाह का सप्लाई कॉरिडोर बंद हो चुका है, जिसका सीधा मतलब है कि अब टारगेट ईरान है और ट्रंप के सत्ता में आने से पहले नेतन्याहू ईरान पर हमला करके उन्हें शुभकामना उपहार देंगे, जिसमें ईरान के परमाणु केंद्र, मिसाइल सेंटर और सैन्य ठिकानों की तबाही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और युद्ध में अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की आर्मी नहीं लड़ रही। यूक्रेन ने सैनिकों की कमी के चलते सीक्रेट तरीके से हमले पर जोर दिया है। रूस में मौजूद यूक्रेन के जासूस कई हमलों को अंजाम देकर रूस को चौंका चुके हैं। कुछ दिन पहले ही रहस्यमय तरीके से रूस के 2 जहाज डूब गए। अब गुरुवार को मॉस्को में कई घंटे के लिए उड़ानें रोकी गई। रूस को सीक्रेट जानकारी मिली थी कि यूक्रेनी एजेंट ड्रोन से किसी विमान को निशाना बना सकते हैं। दहशत का ऐसा केंद्र जो यूक्रेनी सीमा से बहुत दूर है। रूस का एक ऐसा शहर जहां कई एयर डिफेंस तैनात हैं। लेकिन गुरुवार को अचानक मॉस्को के आसमान में सन्नाटा पसर गया। मॉस्को के 4 एयरपोर्ट से विमानों का टेक ऑफ रोक दिया गया। जो विमान मॉस्को आ रहे थे उनका रास्ता बदल दिया गया। किसी को नहीं पता था कि आखिर विमान दोबारा कब उड़ सकेंगे। आसमान में ऐसा क्या होने वाला है। 26 दिसंबर को मॉस्को के 4 एयरपोर्ट बंद रहे। कई घंटे तक विमानों की उड़ान पर रोक रही। कलुगा एयरबेस से उड़ानों को रोक दिया गया। रूस की राजधानी में किसी मिसाइल हमले का अलर्ट नहीं था, ना ही मॉस्को से किसी तरह के हमले की प्लानिंग थी। मॉस्को में यह सब हुआ सिर्फ एक खुफिया रिपोर्ट की वजह से। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में यूक्रेनी एजेंट एक बड़े हमले की योजना बना चुके थे। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी जासूस ड्रोन से हमला करने वाले थे। जासूसों के टारगेट पर रूस का विमान था। जासूस किसी एयरपोर्ट पर हमला करने की फिराक में थे। रूस की एजेंसियों को जैसे ही यह खबर मिली, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रूस के इस डर की वजह है लगातार हो रहे रहस्यमय तरीकों के हमले। कुछ दिनों पहले ही काला सागर में अचानक रूस के 2 जहाज डूब गए। एक जहाज के 2 टुकड़े होने की वजह से किसी हमले का शक है। दो जहाज के डूबने के बाद रूस के एक मालवाहक जहाज के इंजन रूम में धमाका हो गया। यही वजह थी कि रूस अब बेहद चौकन्ना है। हर छोटी खबर भी गंभीरता से ली जा रही है। रूस में तमाम एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के करीब ड्रोन जैमर गन की तैनाती है। रूस की कई टीम खुफिया खबर की जांच कर रही है। समुद्र से लेकर आसमान तक अब सख्त पहरा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के एयरबेस पर लगातार हमले के बाद अब तमाम एयरपोर्ट भी यूक्रेन के निशाने पर हैं।
रूसी मीडिया के मुताबिक रूस में 4 यूक्रेनी एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन के एजेंट्स रूस के सैन्य अफसरों की हत्या करने वाले थे। सभी को यूक्रेन की तरफ से मोटी रकम दी गई है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान रूस को कई बड़ी जानकारी मिली है। पिछले दिनों यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस में कई हमलों का खुलासा किया था। माना जा रहा है कि कीव में रूस के हमले का बदला लेने के लिए मॉस्को को टारगेट करने का फैसला लिया गया है। अब अगर रूसी खुफिया जानकारी सही है तो आने वाले दिनों में मॉस्को में कोई बड़ा हमला हो सकता है। फिलहाल मॉस्को के एयरपोर्ट के करीब ऊंची इमारतों की तलाशी ली गई है और इमारत में आने जाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है। ऐसा फैसला जो यूक्रेन के अंदर जमीनी जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह फैसला किसी नए हथियार के इस्तेमाल का नहीं है, न ही रूस के विस्तार का है, बल्कि यह फैसला है युद्ध अभियान में नए सैनिकों की एंट्री का। और ये सैनिक हैं वो महिलाएं जो रूस की किसी जेल में अपने जुर्म की सजा काट रही थी, पर अब वो रिहा होकर एक कॉन्ट्रैक्चुअल सैनिक बन गई। आखिर पुतिन ने यह फैसला क्यों लिया? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन का आदेश, जंग में महिला ब्रिगेड। यूक्रेन रूस की जंग जितनी लंबी खिंचनी नहीं चाहिए थी, उससे ज्यादा लंबी चल रही है। और इस जंग का प्रभाव यह है कि दोनों पक्षों को बेतहाशा नुकसान हुआ है। हथियारों, सैन्य सामग्रियों और सैनिकों का नुकसान। लेकिन अपने देश की जीत के लिए दोनों ही देशों के नागरिक मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटना चाहते, फिर वो महिला ही क्यों ना हो। जिसकी पुष्टि यूक्रेन की तरफ से जंग में उतरी महिला ब्रिगेड पहले ही कर चुकी है। और अब ठीक ऐसी ही तैयारी रूस ने की है। लेकिन जंग के दो छोर पर खड़े यूक्रेन और रूस की महिला ब्रिगेड में एक बड़ा अंतर है। यूक्रेन की ब्रिगेड में शामिल महिलाएं सैन्य ट्रेनिंग लेकर फ्रंट पर पहुंची थी, जो कई जगहों पर रूस के सैनिकों पर भारी भी पड़ी। लेकिन रूस की महिला सैनिक यूक्रेनी ब्रिगेड की महिलाओं से भी घातक हो सकती हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि जिन्हें युद्ध में उतारने की तैयारी रूस ने की है, वो सामान्य महिलाएं नहीं हैं, बल्कि बेहद आक्रामक और अपराधी प्रवृत्ति की महिलाएं हैं। खबर के अनुसार प्रेसिडेंट पुतिन ने सजा याफ्ता महिला कैदियों के लिए प्रस्ताव बनाया था, जिसमें उन्हें युद्ध में लड़ने पर जेल से रिहाई के साथ सैलरी देने का वादा किया गया था। इस प्रस्ताव के तहत हामी भरने वाली महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना था और दावा किया गया है कि इस प्रस्ताव पर हजारों महिला कैदियों ने दस्तखत किए थे, जिनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद क्रेमलिन ने उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया है। लेकिन ये रिहाई रूस में स्वतंत्र घूमने के लिए नहीं है, बल्कि इस रिहाई के साथ ही उन्हें रूसी सेना की महिला ब्रिगेड में भर्ती कर लिया गया है। और अब यही ब्रिगेड मोर्चे पर तैनात होने जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे 2022 में पुरुष कैदियों को क्रेमलिन ने डील के तहत फ्रंट पर तैनात किया था। और ये वीडियो इस डील की पुष्टि करता है, जिसमें दागिस्तान के कब्जे वाले महाचकला की जेल से रिहा महिला सैनिक वर्दी में नजर आई और वो जंग के लिए अपने परिवार से विदाई लेती दिखी। दावे के तहत जेल से रिहा की गई महिलाओं में ज्यादातर हत्या की सजा काट रही थी। इनमें भी सबसे ज्यादा महिलाएं नशीली दवा का सेवन करने वाली बताई गई, जबकि कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो किसी अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।
यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरने वाली महिला ब्रिगेड में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि मेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है। हालांकि दावा यह भी है कि महिलाओं को जबरदस्ती जंग में नहीं उतारा जा रहा है, बल्कि उनसे एक डील हुई है जिसमें फ्रंट पर तैनात होने वाली महिलाओं को 5 लाख रूबल एडवांस दिए गए हैं। इसके अलावा हर महीने 2 लाख रूबल सैलरी का वादा किया गया है। वहीं जंग जीतने पर बोनस के रूप में भी 5 लाख रूबल मिलेंगे। यानी रूस की महिला ब्रिगेड तैयार है और अब उन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस फैसले से रूस को कितना फायदा मिलेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर फायदा हुआ तो ऐसी डील आगे भी जारी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो चीन सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक ही चाहत है, अमेरिका की बादशाहत को खत्म करना। इसके लिए चीन आए दिन खतरनाक हथियारों का निर्माण कर रहा है। चीन ने न सिर्फ 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना लिया है, बल्कि अत्याधुनिक और घातक युद्धपोत भी तैयार कर लिया है। अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन लगातार नए और घातक हथियार बना रहा है। अब चीन ने अत्याधुनिक युद्धपोत बना लिया है। ये असॉल्ट शिप है जिससे चीन ने पर्दा हटा दिया है। चीन के इस युद्धपोत का नाम सिचुआन प्रांत के नाम पर रखा गया है। सिचुआन युद्धपोत 40,000 टन वजनी है। यह दुश्मन पर जबरदस्त हमला कर सकता है, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लेकर जा सकता है। चीन का यह युद्धपोत जल्द ही नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। चीन ने सिर्फ अत्याधुनिक युद्धपोत ही नहीं बनाया है, बल्कि 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी तैयार कर लिया है। यह है चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट, यानी दुनिया का सबसे घातक और आधुनिक लड़ाकू विमान। चीन का दावा है कि इस विमान की पहली परीक्षण उड़ान पूरी हो चुकी है। इसी उड़ान के दौरान चीन के लोगों ने फाइटर प्लेन का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। चीन के इस जेट की विशेषताओं को गोपनीय रखा गया है, लेकिन एवियोनिक्स विशेषज्ञों ने इसकी कुछ खूबियां बताई हैं। यह पूरी तरह स्टेल्थ जेट है, इसे रडार ट्रेस नहीं कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। हमले के वक्त AI टारगेट पहचानेगा, दुश्मन के हमले को नाकाम करने में पायलट की मदद करेगा। यह जेट UAV यानी हमला करने वाले अनमैन ड्रोन को भी कंट्रोल कर सकता है। इस जेट के वॉर रेडी होते ही चीन की एरोस्पेस क्षमताएं अमेरिका से भी ज्यादा हो जाएंगी। एयर पावर के मामले में चीन सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। और जापान में 1,61,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया एक एयरपोर्ट समंदर में डूब रहा है। 1994 में बनाए गए इस एयरपोर्ट को सिविल इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा गया, लेकिन अब दुनिया भर के इंजीनियर इसे बचाने के उपाय तलाश रहे हैं। जैसे समंदर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आसपास खड़े हो, एक पुल से उन्हें जोड़ दिया गया हो। जापान का कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसमान से कुछ ऐसा ही नजर आता है। इस एयरपोर्ट से जब विमान उड़ान भरते हैं तो यही एहसास होता है जैसे किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी हो, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। इसीलिए कांसाई एयरपोर्ट को मिडिल ऑफ नोवेयर एयरपोर्ट कहा जाता है। 1994 में जब यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो इंजीनियरों की खूब तारीफ हुई।
लेकिन अब ये एयरपोर्ट धीमी रफ्तार से डूब रहा है।